हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद होगा हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। एंड आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दैट विल बी योर चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रेड नेगोशिएशंस। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, ट्रेड नेगोशिएशंस। तो बेसिकली ये चैप्टर क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ अगेन। जब हमने लास्ट चैप्टर में ट्रेड पॉलिसी पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है, एक कंट्री की गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है टू प्रमोट एंड रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एंड उसमें दो तरह के मेजर्स रहते हैं, दैट इज टैरिफ मेजर्स, या तो टैरिफ लगा के इंपोर्ट को रोका जाए, और या फिर नॉन टैरिफ मेजर्स लगा के इंपोर्ट को रोका जाए या एक्सपोर्ट को रोका जाए। तो बेसिकली उसे हमने ट्रेड पॉलिसी बोला था, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अब बच्चों उसी इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ट्रेड नेगोशिएशंस, तो ऑब्वियसली आपको यही समझना है कि ट्रेड नेगोशिएशंस मतलब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रेड की फिर से बात नहीं हो रही है। ये चैप्टर ही पूरा आपका, ये जो हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले ट्रेड पॉलिसी से पहले भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिक सीखा कि हमको एक कंट्री से कुछ खरीदना चाहिए, दूसरी कंट्री को कुछ देना चाहिए। तो मतलब यू शुड बी क्लियर कि ये जो यूनिट है ये आपको यही सिखाना चाह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी बात हो रही है। और इंटरनेशनल ट्रेड में नेगोशिएशंस का मतलब बेसिकली बच्चों मतलब है अग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। जैसे आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ पढ़ाया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। ऐसे ही मैंने आप लोग को एक प्रेफरेंशियल टैरिफ पढ़ाया था, और ऐसे ही मैंने आप लोग को एक बाउंड टैरिफ पढ़ाया था। तो बच्चों ये जो हमने टैरिफ्स पढ़े थे ये सब बेस्ड ऑन अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट टैरिफ्स ही तो थे। अगर आप एक बार चैप्टर निकाल पाओ पिछला वाला तो ध्यान से देखो, उसमें जब हमने पढ़ा था मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ और बाउंड टैरिफ, तो उनके ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई थी वो यही तो लिखी हुई थी, बेस्ड ऑन अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स। तो एक्चुअली मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के बेसिस पे जो टैरिफ आपने पढ़े थे, अब मैं उस अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स हुए हुए। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आप लोगों को याद दिलाओ मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक कंट्री जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है और दूसरी कंट्री भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, तो एक डब्ल्यूटीओ का मेंबर दूसरे डब्ल्यूटीओ मेंबर को बोल देता है कि ठीक है हम सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स पे सेम रेट से टैरिफ लगाएंगे और बहुत ज्यादा हाई रेट से नहीं लगाएंगे। अच्छा, फिर हमने बोला था कि पर अगर हम लोग का किसी कंट्री के साथ प्राइवेट अग्रीमेंट हो रखा है तो उस केस में हम उससे कम टैरिफ भी चार्ज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। और अगर हम किसी कंट्री को बोल दे कि ठीक है हम तुम पे कभी भी इस रेट से ज्यादा टैरिफ तो नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि अगर तुम हमको अभी दे दोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर कम टैरिफ लगाया जाएगा, तो उसको बोला था बाउंड टैरिफ, दैट इज मैक्सिमम रेट जो एक कंट्री के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए डिसाइड होता है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ में हमने बोला था कि इस पूरी कंट्री पे अब सेम ड्यूटी लगेगी, पर अगर हमने बाउंड टैरिफ बोला था तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमने बोल दिया था कि इस प्रोडक्ट पे हम इससे ज्यादा कभी टैरिफ नहीं लेंगे। मतलब अग्रीमेंट तो किया ना सामने वाली कंट्री के साथ कि नहीं लेंगे तुमसे इतना टैरिफ। तो एक्चुअली बस अब उन अग्रीमेंट्स के बारे में ही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि आज तक कितने अग्रीमेंट्स हुए हुए इंटरनेशनल ट्रेड में। तो बच्चों इसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। फर्स्ट पार्ट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। दूसरा पार्ट इज अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोला जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डब्ल्यूटीओ। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? पहला पार्ट हम पढ़ेंगे रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। दूसरा पार्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। एंड तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डब्ल्यूटीओ। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरटीए, जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ। आरटीए, जीएटीटी एंड डब्ल्यूटीओ।
तो ये मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि कहाँ मिलेगा ये आपको। एक तो ये हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। एक तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक पार्ट ये है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। दूसरा पार्ट जो है आपका जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज गैट बोलेंगे इसको। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स को आरटीएस बोलते हैं, और गैट हम बोलेंगे जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और ऐसे ही तीसरा पार्ट जो आ जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा डब्ल्यूटीओ, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर कुल मिला के इन 3 पार्ट के बारे में ही पढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर हमने अग्रीमेंट कर लिया किसी कंट्री के साथ कि हाँ भाई हम आपके साथ चलो एक अग्रीमेंट करते हैं कि वी विल ट्रेड इंटरनेशनली, वी विल ट्राई टू डिराइव द गेन्स ऑफ ट्रेड, जैसा कि हमारे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, एचओ ट्रेड थ्योरी सबने बोला था कि जो आपका फायदा है वो आपको अचीव करना चाहिए। तो जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो वो आप बनाओ, जिस चीज में आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है वो आप दूसरे से बनवाओ। एफिशिएंसी को देखो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। पर हमने ये क्या पढ़ा कि फिर ना कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे टैरिफ लगा के, उस टैरिफ को लगा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ये जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि जिससे ये सारे जो हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं, या बेसिकली मैं बोलूँ जितने भी नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए जा रहे हैं, उन नॉन टैरिफ मेजर्स को खत्म करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कि ठीक है आपको अगर टैरिफ लगाना है तो लगाओ, पर एटलीस्ट नॉन टैरिफ वे में तो उसको मत करो। नॉन टैरिफ याद है क्या, जैसे पढ़ाया था टेक्निकल मेजर्स, तो उसमें हमने पढ़ा था सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर की अगर एनिमल प्लांट ह्यूमन लाइफ का खतरा होता है तो हम बोलते हैं कि हम ये प्रोडक्ट आने नहीं देंगे, या हमको लगता है उस प्रोडक्ट में कैरेक्टरिस्टिक, लेबलिंग, पैकिंग, इनमें कोई वेट, इनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को नहीं आने दिया जाता है, या कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे बहुत सारे नॉन टैरिफ मेजर्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो बेसिकली बच्चों ये अग्रीमेंट्स इसीलिए किए जाते हैं जिससे ये जितने भी हमने पिछले चैप्टर में ट्रेड पॉलिसी का पार्ट सीखा था, दैट इज जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स लगाया जाता है, तो कंट्री टू कंट्री एक दूसरे के साथ अगर अग्रीमेंट कर लेगी तो फिर उस केस में वो लोग एक दूसरे के ऊपर इतना टैरिफ्स या नॉन टैरिफ मेजर यूज नहीं करेगी। एज आई सेड इन प्रीवियस चैप्टर कि इंडिया अगर चाइना के प्रोडक्ट को बैन करना चाहता है तो बैन तो करते, कोई दिक्कत नहीं है कि चाइना से हम नहीं लेंगे, पर क्या है ना, इंडिया और चाइना दोनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, और दोनों अगर डब्ल्यूटीओ के मेंबर है बेसिकली उनके बीच में ट्रेड नेगोशिएशन हो रखा है, उन्होंने अग्रीमेंट कर रखा है एक दूसरे के साथ, और उस ट्रेड नेगोशिएशन की वजह से अब इंडिया डब्ल्यूटीओ में अगर मेंबर है तो वो चाइना भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, तो इंडिया चाइना को बैन नहीं कर सकता। दैट इज ये नहीं बोल सकते कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रखा है, ट्रेड अग्रीमेंट। बस वही ट्रेड अग्रीमेंट हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है हमारा चैप्टर, तो बोल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस एम्ड एट फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। ठीक है, नेगोशिएशंस क्यों करे जा रहे हैं, जिससे कि इंटरनेशनल रूल्स फॉर्मुलेट किए जाए, कि पूरी वर्ल्ड में सारे रूल्स वही फॉलो किए जाए। जैसे बच्चों आप लोगों को मैं बताऊं कि ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हो गया था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सभी कंट्रीज जो है उन्होंने सभी ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, तो उस वजह से सारी इकोनॉमीज में सब कंट्रीज को लॉस होने लग गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रियलाइज हुआ सभी कंट्रीज को कि हम लोग को अगर अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, ना कि सबके अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा। तो मतलब सभी कंट्रीज यूनाइट हो जाना चाहती थी, और जब यूनाइट हो जाना चाहती है तो तभी उन्होंने बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे। और वो 3 ऑर्गेनाइजेशन में एक तो आपका आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, बेसिकली सारे बैंक्स का एक ग्रुप बन गया है। इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ, और ऐसे ही एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। और वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही एक्चुअली उस टाइम इतना हिट नहीं हो पाया था, दैट इज उस टाइम इतना अप्रूव नहीं हो पाया था, जो कि बाद में जाके डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो गया था। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे लोगों ने कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि वॉर से कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तभी फायदा है। तो बस जो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस है उनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही है कि हाँ हम लोग इंटरनेशनली रूल्स बना दे कि ट्रेड इसी तरीके से करना है और सबको ये फॉलो करना है।
और जो फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो अगेंस्ट द हमारे अग्रीमेंट जा रहा है, अगेंस्ट द हमारे नेगोशिएशन जा रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस एम्ड एट फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स आर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिव प्रोसेस एंगेज्ड इन बाय कंट्रीज हैविंग कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, तो बस बेसिकली जैसे मैंने आप लोग को याद हो तो एक टैरिफ पढ़ाया था, जैसे कि एस्केलेटेड टैरिफ। ठीक है, एस्केलेटेड टैरिफ में हमने ये पढ़ा था कि जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, वो बोलती है कि अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो हम उसके ऊपर कम ड्यूटी लगाएंगे, और अगर फिनिश गुड्स इंपोर्ट करोगे तो हम उस पर ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? एस्केलेटेड टैरिफ पढ़ाया था। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो कम ड्यूटी लगाएंगे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करो ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, मान लो डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो बोलती है कि हाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे तो हम कम ड्यूटी लगाएंगे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करोगे तो हम ज्यादा ड्यूटी लगाएंगे। तो मुझे बताओ, डेवलप्ड इकोनॉमी ने तो अपना सोच लिया, पर एक्चुअली डेवलपिंग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब वो सिर्फ अगर रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करेगी, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेगी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी का तो कभी डेवलपमेंट ही नहीं होगा इसका मतलब। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो बोल रही है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कम पे करेंगे, कम ड्यूटी पे हम इंपोर्ट करने देंगे, तो मतलब सारा वैल्यू एडिशन, सारा जो प्रोडक्शन है वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी में ही हुए जा रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है। डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलप्ड बनने लग जाती है, डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो उतनी डेवलप हो नहीं पाती, और जो अंडर डेवलप्ड है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाती है। तो बेसिकली हम यही बोलते हैं कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, और मतलब जब दोनों कंट्री एक जैसा नहीं सोचेगी तो फिर उस केस में ऑब्वियसली दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कन्फ्लिक्ट करेंगे, कम्पीट करेंगे, और ऐसे केस में उनके बीच में नेगोशिएशन कराना, उनके बीच में सेटलमेंट करवाना, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन एक्चुअली वही है कि वो सारे इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स बनाता है जिससे कि सभी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, उन सबकी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए और सबके बीच में एक कॉमन सेटलमेंट पॉइंट बन जाए। ठीक है, तो बोल रहा है आगे, दे आर नॉट जस्ट फेस टू फेस डिस्कशंस रादर देन मल्टी लेवल और नेटवर्क गेम्स। तो ये कोई एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को डब्ल्यूटीओ का नाम लिया, तो मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूटीओ में अराउंड 164 कंट्रीज मेंबर्स है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर्स हैं, तो 164 लोगों के बीच में कॉमन डिस्कशन लाना एंड कॉमन पॉइंट पे कंक्लूजन लाना इतना इजी टास्क थोड़ी है। तो वही बोल रहा है, ये कोई फेस टू फेस डिस्कशन थोड़ी है, ये तो मल्टी लेवल है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, एंड इन्वॉल्व इंटीग्रेट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है जिनका कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स है। इट इज नॉट द नेशनल गवर्नमेंट अलोन। ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ में कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? हमारी गवर्नमेंट। पर एक्चुअली गवर्नमेंट को प्रेशर कौन देगी? गवर्नमेंट को प्रेशर डालेगी कई ग्रुप्स, कई लॉबिंग ग्रुप्स, कई प्रेशर ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हु एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जाके सीधे डब्ल्यूटीओ में जाके किसी भी चीज में हाँ कर दे। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी चीज पे डब्ल्यूटीओ में हाँ करेगी तो उससे पहले उसको पार्लियामेंट में सब कुछ अप्रूव कराना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ की जो सिटीजन्स हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो मेंबर्स हैं, वो सब लोग, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिकली वो सब लोग इंटरेस्टेड है वो चीज करने में, नेगोशिएट करने में, तब जाके गवर्नमेंट हमको रिप्रेजेंट करती है और ट्रेड नेगोशिएशन करके आती है। ठीक है, हालांकि मोदी जी की बात अलग है। हमारे मोदी जी क्या करते हैं, पहले नेगोशिएशन कराते हैं और फिर उसके बाद आके यहाँ पर पार्लियामेंट में हर चीज को अप्रूव करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेजोरिटी स्टेक है। अच्छा, फिर ट्रेड नेगोशिएशन रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स। पर ट्रेड नेगोशिएशन अगर होगा तो अलग अलग तरह के अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे यूनिलैटरल, जैसे कि बायलैटरल, जैसे कि रीजनल, जैसे कि ट्रेडिंग ब्लॉक, जैसे कि फ्री ट्रेड एरिया, जैसे कि कस्टम यूनियन, जैसे कि कॉमन मार्केट एंड जैसे कि इकोनॉमी एंड मॉनेटरी यूनियन। तो आप बोलोगे सर सारे जैसे कि बता दिए, पर इनका मतलब तो समझाओ। तो बच्चों मतलब सारे नीचे लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं क्या? पहला यहाँ लिखा हुआ यूनिलैटरल तो यूनिलैटरल, फिर लिखा है बायलैटरल तो बायलैटरल, फिर मल्टीलैटरल तो मल्टीलैटरल, फिर ऐसे रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स आ जाएंगे। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स में आपका फिर ये आ जाएंगे सारे, दैट इज जो आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया, फ्री ट्रेड एरिया हो गया, कस्टम यूनियन हो गया, एक कॉमन मार्केट, इकोनॉमी एंड मॉनेटरी यूनियन। यही मैं जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स।
ठीक है, ये पैराग्राफ बस ऐसे ही है कि बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो आपको पूरा प्रोसेस समझाएगा कि हाँ भाई स्टार्टिंग में अग्रीमेंट्स हुए, फिर गैट बना, फिर डब्ल्यूटीओ बना, जो मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर में भी बता ही दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट से। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स में सबसे पहले बच्चों यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट आता है। यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है, यूनिलैटरल मतलब समझते हो क्या आप लोग? यूनिलैटरल का बेसिकली मतलब होता है वन साइडेड। तो मान लो जैसे हम बोले कि इंडिया जो है ना वो बांग्लादेश को वन साइडेड प्रेफरेंस देते हैं। इंडिया बांग्लादेश के साथ अग्रीमेंट कर ले कि ठीक है बांग्लादेश से सारे जूट प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी टैरिफ, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी नॉन टैरिफ मेजर, हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, आप आराम से हमको एक्सपोर्ट करो, तो फिर ऐसे केस को बोलेंगे यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। तो बोल रहा है हियर एन इंपोर्टिंग कंट्री मान लो इंडिया हो गई, ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव्स। ठीक है, ट्रेड इंसेंटिव्स मतलब कि देयर विल बी नो बैरियर, देयर विल बी नो टैरिफ, इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब बांग्लादेश to engage in international economic activities that is export import that will improve the exporting country's economy, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी सुधर जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लो नेपाल है, नेपाल में एक बार अर्थक्वेक आ गया था, अर्थक्वेक आने से वहां की पूरी इकोनॉमी हिल गई थी, और अगर इकोनॉमी हिल गई तो फिर इंडिया ने उसको सपोर्ट करने के लिए नेपाल को बोल दिया कि ठीक है अब हम तुम्हारे को एक हम मतलब इंडिया ने नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि ठीक है अब आप जो भी एक्सपोर्ट करना चाहो वो हम लोग फ्री आपको एक्सपोर्ट करने देंगे, ठीक है हम आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमारे सारे इंपोर्ट्स बैरियर्स हटा देंगे हम लोग, आप इजिली हमको एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपकी पोजीशन थोड़ी सुधर जाए। तो उसी को बोलेंगे यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। इसको हम लोग जीएसपी भी बोलते हैं बच्चों, दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस मतलब वही होता है यूनिलैटरल। नेक्स्ट होता है बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो बच्चों बायलैटरल का मतलब क्या समझते हो? बायलैटरल का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि अब हम लोग रेसिप्रोकल अग्रीमेंट करेंगे। रेसिप्रोकल अग्रीमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे हम बोलेंगे कि इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, बांग्लादेश इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो दीज आर अग्रीमेंट्स विच सेट रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब दो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब तो अब इंडिया ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई बांग्लादेश हमको अब कुछ भी इंपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्ट कर सकता है, अब हम भी उसको कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर वो टू ब्लॉक्स के बीच में भी हो सकता है। ब्लॉक्स का बच्चों मतलब होता है, लिख लो, ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद कॉमन इंटरेस्ट। ब्लॉक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज विथ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज विथ कॉमन इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्लॉक। तो मतलब या तो दो कंट्री के बीच में अग्रीमेंट हो रहा होगा या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हो रहा होगा। ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था एशियन, तो एशियन होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, तो उनको हम लोग एक ब्लॉक बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम यूरोपियन यूनियन बोले तो यूरोपियन, यूरोप का एग्जांपल दिया था आपको कि उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मिलके अब एक ग्रुप की तरह काम करते हैं, तो वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टू कंट्रीज। पर अगर मैं बोलूं कि ना यूरोपियन यूनियन और एशियन के बीच में हो रहा है तो हम बोलेंगे टू ब्लॉक्स के बीच में हो रहा है। या फिर और अ ब्लॉक एंड अ कंट्री, दैट इज इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे ब्लॉक एंड कंट्री के बीच में हो रहा है। तो जो एग्जांपल नीचे दिया हुआ भी है, यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे को हम बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट बोलेंगे। These may be limited to certain goods and services और certain types of market entry barriers। तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम लोग सारे बैरियर्स हटाए, कुछ पर्टिकुलर गुड्स, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए हम लोग फ्री कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो हमारा अग्रीमेंट हो गया, हम इस चीज में अब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। ऑब्वियसली बच्चों अब नेक्स्ट है मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। तो आप समझ ही रहोगे कि मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, तो जैसे कि डब्ल्यूटीओ।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बोला 164 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट हो गया कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नेशंस उसमें इन्वॉल्व है। तो दीज ट्रेड अग्रीमेंट इज बिटवीन मेनी नेशंस एट वन टाइम। दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोग हैं तो उस कॉमन पॉइंट पे सेटल होना ये जरूरी नहीं है, इतना आसान नहीं है, बट आर वेरी पावरफुल वंस द अग्रीमेंट इज साइन। पर अगर अग्रीमेंट साइन हो गया है तो फिर उस केस में कोई अब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो जैसे मैंने बोला इंडिया चाइना को बैन नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज इंडिया ने WTO अग्रीमेंट को साइन कर रखा है। एग्जाम्पल WTO अग्रीमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट होता है प्लूरीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो प्लूरीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब हो गया मोर देन टू, ठीक है ना। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, बायलैटरल मतलब रेसिप्रोकल बोथ साइडेड, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, एंड प्लूरीलैटरल मतलब मोर देन टू कंट्रीज। So it is an agreement between more than two countries but not many, which would then be a multilateral agreement. तो आप बोलोगे सर मल्टीलैटरल भी तो मोर देन टू ही हुआ, तो एक्चुअली मल्टीलैटरल से कम इसलिए बोल रहे हैं बट नॉट मेनी। तो जैसे मैं बोलूँ कि हाँ चलो 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, तो हम बोलेंगे प्लूरीलैटरल है। पर अगर बोलोगे 100 मेंबर है, 150 मेंबर है, तो मैं इसको मल्टीलैटरल नाम ही दूंगा, ठीक है। हालांकि प्लूरीलैटरल और मल्टीलैटरल एक तरह से एक जैसा ही हो गया। फिर मेंबर कंट्रीज विल बी गिवन अ चॉइस टू अग्री टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। तो मेंबर कंट्रीज अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि WTO में मेंबर बने हुए तो अपना पर्सनल अग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये तो हमने बता दिया कि अग्रीमेंट जो है वो वन साइडेड होगा, टू साइडेड होगा, बहुत सारे साइड से होगा, या फिर मोर देन टू होगा। तो अब हम लोग अपने मेन पार्ट ऑफ चैप्टर पे आते हैं, दैट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हमारा जो ये चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहले RTA, फिर GATT एंड फिर उसके बाद WTO। तो GATT और WTO तो बेसिकली मल्टी लेवल है, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स है। पर जब हम रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स बोल रहे हैं तो बेसिकली हम यूनिलैटरल, बायलैटरल और प्लूरीलैटरल की बात कर रहे हैं। तो रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स आर डिफाइनिंग एज ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जैसे कि 2 कंट्रीज हो गए, 2 ब्लॉक्स हो गए, या मोर देन 2 हो गए, which are formed with the objective, जो मैंने आपको बार बार बोल ही रहा हूँ, with the objective of reducing the barriers to trade। हम नहीं चाहते कि अब कोई भी नॉन टैरिफ मेजर लगाया जाए, कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगाया जाए। टैक्स लगाना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है कम रेट से टैक्स लगा दो, पर ये तो मत करो कि इंपोर्ट बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द सेम जोग्राफिकल रीजन, जरूरी नहीं है कि वो जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के आसपास ही हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ही अग्रीमेंट होगा या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही अग्रीमेंट होगा। जैसे कि मैंने बोला यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के बीच में भी तो हो सकता है, अफ्रीका और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के भी बीच में हो सकता है, यूएस और चाइना के बीच में भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम सेम जोग्राफिकल रीजन में इन्वॉल्व हो। तो ऐसा नहीं कि रीजनल बोल रहे हैं तो आप समझो कि ठीक है आसपास वाले ही होने जरूरी है, नेबरिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सेम एरिया में रहते हो। बस जब कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, प्राइवेट अग्रीमेंट एक तरह से, तो वो एक रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट है। They reduce trade barriers on reciprocal and preferential basis for only members of the group। तो टाइप्स ऑफ RTA आता है, पहला रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली बच्चों ये बोलता है कि हम लोग ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर अगेन हटा देंगे ऑन रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस फॉर ओनली मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो ये लास्ट लाइन लिखी थी ना, दे रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस, वही हम बोल रहे हैं। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट जो है बेसिकली दोनों साइड से, मतलब इंडिया भी बोलेगा बांग्लादेश को हमने सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए, और बांग्लादेश भी इंडिया को बोलेगा हमने सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। फिर ऐसे ही आता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ब्लॉक मैंने मतलब बताई दिया आपको, ब्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। तो वही ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड का मतलब देयर इज नो टैरिफ। पिछले चैप्टर में बताया था, फर्स्ट लाइन में वो लिखा हुआ था पिछले चैप्टर में कि फ्री ट्रेड का मतलब होता है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब अब कोई तरह का टैरिफ नहीं लगेगा, कोई बैरियर नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप आराम से ट्रेड करो बिटवीन देमसेल्व्स एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। पर जब दूसरे से आएगा, भाई हमारे बीच में तो अग्रीमेंट हो गया इसलिए हम करने देंगे, पर किसी दूसरे के बीच से आएगा तो फिर नहीं करने देंगे, वहां पर फिर टैरिफ लगाएंगे उसके ऊपर।
तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में यूरोप में जितने भी स्टेट्स हैं उनके सबके बीच में अग्रीमेंट हो गया है, और अग्रीमेंट की वजह से आप पूरे यूरोप में आराम से ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह का बेसिकली यहाँ पर ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर इंडिया से यूरोप में एंटर होगा तो फिर यूरोप वाले जो है वो उस पर ड्यूटी लगा देंगे। ठीक है, अमेरिका से आएगा तो भी ड्यूटी लगाएंगे, और वो कॉमन टैरिफ लगाएंगे, ऐसा नहीं कि फिर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे अरब लीग बना हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बना हुआ है। अगला आता है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया भी बच्चों बेसिकली ऑलमोस्ट वही है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ बैरियर्स ऑन ट्रेड। पर यहाँ पर हमने क्या बोला कि नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, सिर्फ हमने टैरिफ बैरियर हटाए। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, फ्री ट्रेड है, मतलब ना नॉन टैरिफ है ना टैरिफ है। पर यहाँ जब हम बोल रहे हैं एलिमिनेट ऑल टैरिफ बैरियर, मतलब टैरिफ इज जीरो, टैक्स जीरो है, पर ये नहीं बोल रहे कि नॉन टैरिफ नहीं होगा। ठीक है, एंड रिटेन्स इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग द टैरिफ्स विद नॉन मेंबर्स। और अगेन जो नॉन मेंबर है उन पे तो आराम से जितना टैरिफ लगाना है उतना लगाओ। तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा, ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, तो जिसमें कनाडा, मेक्सिको, यूएस, ये जो है तीनों ने अग्रीमेंट कर रखा है। ऐसे इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इन तीनों के बीच में भी एक फ्री ट्रेड एरिया का अग्रीमेंट हो रखा है, और इंडिया अगर श्रीलंका या नेपाल से कुछ भी लेता है तो उस पर कोई भी टैरिफ आज के डेट में नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम यूनियन। तो समझ गए ना, ट्रेडिंग ब्लॉक और फ्री ट्रेड एरिया में क्या फर्क हुआ। ट्रेडिंग ब्लॉक में हम बोल रहे हैं ना टैरिफ होगा ना नॉन टैरिफ होगा, पर अगर हम फ्री ट्रेड एरिया बोल रहे हैं तो मतलब टैरिफ नहीं होगा, पर नॉन टैरिफ तो फिर भी हो सकता है। नेपाल से अगर कुछ आ रहा है तो अगर उस पर ड्यूटी नहीं लगा रहे वो ठीक है, पर अगर हम बोले कि भाई हमारे एनिमल लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं तो हम उसको अभी भी रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब भी वही है कि टैरिफ नहीं लगेगा। कस्टम यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अगेन सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, यहाँ भी ग्रुप ऑफ कंट्री, यहाँ भी ग्रुप ऑफ कंट्री, यहाँ भी ग्रुप ऑफ कंट्री, तो ये सब बेसिकली प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट्स ही हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट है दैट एलिमिनेट्स अगेन ऑल टैरिफ्स, कोई टैरिफ नहीं लगेगा आपके ट्रेड पे अमंग देमसेल्व्स, बट मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। ठीक है, मतलब वही टैरिफ नहीं लगेगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग ब्लॉक और कस्टम यूनियन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। बस अगेन वही, यहाँ पर हम बोल रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है तो टैरिफ भी नहीं लगेगा, नॉन टैरिफ भी नहीं लगेगा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं एलिमिनेट ऑल टैरिफ, मतलब टैरिफ नहीं लगेगा, और उसके बाहर कोई भी होगा तो उस पर टैरिफ लगेगा, तो अगेन यूरोपियन यूनियन बोल सकते हो। ठीक है, और फिर हम एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड आउटसाइड द यूनियन पे कॉमन टैरिफ लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन एक ही चीज तो हो गई, तो नहीं हुआ बच्चों। यहाँ पर हमने बोला था इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग द टैरिफ विद नॉन मेंबर्स, मतलब आपको नॉन मेंबर से जितना मर्जी है टैरिफ लगाना है उतना लगाओ, पर यहाँ हम बोल रहे हैं कॉमन टैरिफ लगेगा। फिर से समझो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है बच्चों। सेकंड पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि टैरिफ भी नहीं लगेगा, मतलब ट्रेडिंग ब्लॉक में हम बोल रहे हैं टैरिफ भी नहीं लगेगा, नॉन टैरिफ होगा। ठीक है, नो टैरिफ, नो नॉन टैरिफ, बट जो दूसरे कंट्रीज होंगे, अदर मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, ठीक है ना, उन पे हम कॉमन टैरिफ लगाएंगे। फ्री ट्रेड एरिया बोल रहा है कि टैरिफ नहीं होगा, पर जो नॉन मेंबर्स है उसमें इंडिपेंडेंस है, आप जितना मर्जी है टैरिफ, जो कंट्री जितना टैरिफ लगाना चाहती है उतना लगा ले। और कस्टम यूनियन में बोल रहे हैं टैरिफ नहीं होगा, नॉन टैरिफ हो सकता है, पर हम दूसरे कंट्रीज जो है उन पे कॉमन टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो, ट्रेडिंग ब्लॉक बोल रहा है टैरिफ भी नहीं होगा, नॉन टैरिफ भी नहीं होगा, पर कॉमन टैरिफ टू नॉन मेंबर्स। फ्री ट्रेड एरिया बोल रहा है टैरिफ नहीं होगा, नॉन टैरिफ हो सकता है, पर इंडिपेंडेंस टू नॉन मेंबर्स। ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग द टैरिफ ऑफ नॉन मेंबर्स। और कस्टम यूनियन बोल रहा है कि नो टैरिफ बट कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन नॉन मेंबर्स। तो तीनों पॉइंट को थोड़ा सा समझो, डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, चलो, तो इसमें भी कस्टम यूनियन में भी अगेन यूरोपियन यूनियन एक एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा हमको मर्कोसर दिया हुआ है। मर्कोसर क्या है, साउथ अमेरिकन कॉमन मार्केट है, इसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, तीनों चारों कंट्रीज आ जाती है। इन्होंने भी एक अग्रीमेंट कर रखा है कि ठीक है, हमारे बीच में जब भी ट्रेड होगा तो हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे, पर हाँ, हमारे चारों के अलावा कोई भी दूसरी कंट्री होगी तो उस पर हम लोग कॉमन रेट से टैरिफ लगाएंगे, यानी हम चारों सेम रेट से टैरिफ लगाएंगे।
इसी तरह से नेक्स्ट आता है कॉमन मार्केट। बच्चों कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट अगेन एक जैसा ही है। फर्क ये है कि जब हम कस्टम यूनियन बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं गुड्स आराम से मूव कर सकते हैं, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इजीली मूव कर सकते हैं। अ कॉमन मार्केट डिपेंड्स अ कस्टम यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब इन एडिशन टू फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट, आउटपुट तो जाएगा ही, गुड्स तो जा ही रहे, ऊपर से लेबर भी अगर जाएगा, ऊपर से अगर कोई कैपिटल भी मूव करेगा तो उस मूवमेंट में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे यूरोपियन यूनियन, वहां पर बोलते हैं एक लेबर अगर दूसरे कंट्री में भी जाएगा तो वीजा वीजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मूव करो, कोई आपसे एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं ली जाएगी। The member countries attempt to harmonize some institutional arrangements and commercial and financial laws and regulations among themselves। मतलब वो लोग अपने रूल्स भी सेम बना लेते हैं। जैसे मान लो इंडिया श्रीलंका नेपाल अग्रीमेंट कर ले कि ठीक है इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से नेपाल या नेपाल से इंडिया कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, लेबर आराम से मूव कर सकता है। तो मतलब तीनों कंट्री के रूल्स भी तो सेम होने चाहिए, तीनों कंट्री के रेगुलेशंस भी तो फिर सेम होने चाहिए। देयर आर ऑल्सो कॉमन बैरियर्स अगेंस्ट नॉन मेंबर्स, और वही नॉन मेंबर्स होगा तो कॉमन बैरियर रहेगा। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन या फिर एशियन, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन में बता चुका हूं मैं आपको कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स में इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन जो है बेसिकली इसमें एक पॉइंट बस ये है कि इसमें अब करेंसी भी कॉमन हो जाएगी। दैट इज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमने कॉमन बना लिया है सब कुछ, मार्केट हमारा पूरा कॉमन हो गया है, तो फिर करेंसी भी तो कॉमन कर लो और सारे पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज भी कॉमन कर लो, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सेम रख लो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सारी पॉलिसी सेम हो जाती है। तो करेंसी कॉमन और पॉलिसी भी कॉमन अगर हो गया तो वो बन जाएगा इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ही है, क्योंकि पूरे यूरोप में अब सिर्फ यूरो में ट्रेड होता है, सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी करेंसी छोड़ दी है और अब सिर्फ यूरो के अंदर यूरोप में पूरा ट्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो चारों ही केस में आ सकता है, ट्रेडिंग ब्लॉक में भी आ गया, फ्री ट्रेड एरिया में भी आ गया, कस्टम यूनियन में भी आ गया, कॉमन मार्केट में भी आ गया और इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन में भी आ गया। मतलब इसमें सारे फीचर्स है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग का पहला पार्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज बहुत छोटा सा पार्ट था, दैट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ठीक है। आगे के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।